हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करने चल रहे हैं मुगल काल के एक बेहद रोचक टॉपिक जिसको पर्दा शासन या पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से जाना गया। पर्दा शासन क्या था या पेटीकोट गवर्नमेंट क्या थी, उसका समय क्या था, किस शासक के समय के शासन को पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से इतिहासकारों ने बयान किया है, तो उन सारी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करते हैं। पेटीकोट गवर्नमेंट या पर्दा शासन वो शासन व्यवस्था है जब महिलाओं का शासन के कार्यों में दखल था, जो हरम था उसका हस्तक्षेप जब प्रशासनिक कार्यों में हुआ, उस समय को पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से इतिहासकारों ने लिखा है। ये समय था अकबर का। अकबर के शासन का समय है 1560 से लेकर के 1562 ईस्वी। 1560 से 62 सीई के बीच जो समय था, इस समय को पर्दा शासन या पेटीकोट गवर्नमेंट नाम दिया है। किस इतिहासकार ने इसको कहा है? विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने इसे पेटीकोट गवर्नमेंट की संज्ञा दी है। तो जरा इसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा हम समझ लें कि क्यों महिलाओं का दखल प्रशासनिक कार्यों में बढ़ा, कौन कौन से लोग थे जो अकबर को प्रभावित कर रहे थे, अकबर के निर्णयों को प्रभावित कर रहे थे, किस तरह से उनकी दखलंदाजियाँ थी। इस सब को समझने के लिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाते हैं। एक्चुअली अकबर जो था, जब मात्र 13 वर्ष का था, उस समय इसके पिता हुमायूं की मृत्यु हुई। हुमायूं जो इसका पिता था, उसकी मृत्यु 26 जनवरी 1556 को दिल्ली में हुई। हुमायूं जो दिल्ली का पुराना किला है, वहाँ पर एक इमारत है शेर मंडल। शेर मंडल के ऊपरी भाग में हुमायूं ने अपनी लाइब्रेरी स्थापित कर रखी थी, और वो शाम के समय लाइब्रेरी में जब किताबें पढ़ रहा था, अचानक अजान की आवाज़ आई और वो नमाज अदा करने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। अचानक उसका पैर उसकी पोशाक में फंसा और वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया। चोट लगी और हुमायूं की उसमें मृत्यु हो गई। इसको इतिहासकार लेनपूल ने एक सेंटेंस में कहा है कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते लुढ़कते उसकी मृत्यु भी हो गई। इस प्रकार हुमायूं की एक दुखद मृत्यु हुई। उस समय हुमायूं जब दिल्ली में अपने इंतकाल को प्राप्त हुआ, उस समय अकबर पंजाब में विद्रोह को दबाने गया था और गुरदासपुर जिले के कलानौर नाम के स्थान पर वो विद्रोह को दबाने में व्यस्त था। कलानौर में विद्रोह हो रखा था। अकबर अपने संरक्षक बैरम खां के साथ विद्रोह को दबाने गया था। अकबर को ये सूचना कि उसके पिता का असामयिक निधन हो गया है, ये कलानौर में ही मिली। हुमायूं की मृत्यु की जब सूचना अकबर को मिली, तो अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां, जो हुमायूं का बहुत ही विश्वस्त और मित्र था, उसने कलानौर में ही, कहते हैं कि ईंटों के सिंहासन पर अकबर का वहीं राज तिलक कर दिया। अकबर को उसने सम्राट के रूप में राज्याभिषेक कर दिया। बैरम खां बहुत ही विश्वस्त, बहुत ही निकट मित्र था हुमायूं का, और हुमायूं की कठिन परिस्थितियों में भी उसने हुमायूं का साथ दिया था। बैरम खां हुमायूं के साथ उन समय से जुड़ा था जब हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था, और भारत से भागने के बाद जब हुमायूं दोबारा फिर भारत आया, तो उस समय भी बैरम खां का सहयोग उसको प्राप्त था। हुमायूं का जो समय है, जरा उसको भी देख लो। हुमायूं भारत पर 2 कालखंडों में उसने शासन किया। हुमायूं ने भारत में 2 बार में शासन किया। पहला शासन का समय है उसका है 1530 से लेकर के 1540, और दूसरा समय है 1555 से लेकर के 1556 सीई। ओके। 1540 में हुमायूं को कन्नौज से भागना पड़ा था। कन्नौज के युद्ध में पराजित हुआ, तो उसके बाद वो भाग गया और यहाँ से जाकर के उसने ईरान के शाह के यहाँ शरण ली थी।
1555 में दोबारा वो भारत आया और उसने सिकंदर सूर जो शेरशाह का वंशज था, उसको मच्छीवाड़ा के युद्ध में पराजित करके गद्दी प्राप्त की थी। तो इस मच्छीवाड़ा के युद्ध में भी बैरम खां की बहुत बड़ी भूमिका थी। उसने हुमायूं को ये युद्ध जीतने में बहुत सहयोग किया था। तो बैरम खां इस तरह से बहुत निकट मित्र था। साथ ही साथ बैरम खां एक रिश्ते में भी था। बैरम खां हुमायूं की भांजी का पति था। हुमायूं की जो भांजी थी सलीमा सुल्तान के साथ बैरम खां का विवाह हो रखा था और ये शादी हुमायूं के द्वारा ही कराई गई थी। तो एक प्रकार से कहा जाए तो अकबर की जो चचेरी बहन है उसका पति था बैरम खां। तो इस तरह से वैवाहिक संबंधों की वजह से बैरम खां राज परिवार के साथ भी उसकी निकटता थी, साथ ही साथ मित्रता का एक संबंध तो था ही हुमायूं के साथ। तो बैरम खां ने उस पूरे वफादारी के साथ अकबर को राज्याभिषेक करके, राज तिलक करके उसको मुगल बादशाह घोषित कर दिया। पंजाब में ही उसका राज तिलक हो गया। बैरम खां ने हर कठिन परिस्थितियों में जिस तरह से जो मुगल सल्तनत थी उसका सहयोग दिया था, अकबर का भी सहयोग देता रहा। अकबर केवल 13 वर्ष का था, छोटा सा था। प्रशासनिक निर्णय सारे बैरम खां के द्वारा लिए जाते थे। तो अगर कहा जाए 1556 से लेकर के 1560 तक का जो समय है, ये वास्तव में बैरम खां के शासन का समय है। बैरम खां सारी प्रशासनिक शक्तियों का केंद्र उसके पास था। शासक अल्पवयस्क था, अकबर छोटा सा था। सारे प्रशासनिक निर्णय पर बैरम खां की छाप होती थी। बैरम खां उन निर्णयों को लेता था और अकबर उसको क्रियान्वित करता था। यहाँ तक कि जो पानीपत का युद्ध हुआ, उस युद्ध का भी बहुत कुछ श्रेय बैरम खां को है। धीरे धीरे अकबर बड़ा होता जा रहा था। अकबर 17 साल का हो चुका था 1560 तक आते आते, और अब अकबर चाहता था कि वो अपना प्रशासन स्वयं चलाए। युवा सम्राट के अंदर प्रशासनिक शक्ति को धारण करने की इच्छा भी बलवती होती जा रही थी, और इस काम में कहीं ना कहीं जो हरम की महिलाएं थी उन्होंने और तेजी ला दी। अकबर को उन्होंने इस तरह से कान भरना चालू कर दिया कि धीरे धीरे अकबर और बैरम खां के बीच दूरियां बढ़ने लगी। वो बैरम खां जिसने पूरी वफादारी से, पूरी शिद्दत से मुगल साम्राज्य की बेहतरी के लिए अपना सब कुछ उसने प्रयास किया था, उस बैरम खां और अकबर के बीच धीरे धीरे दूरियां बढ़ाने का काम हरम की महिलाओं के द्वारा होने लगा। और इस काम में बहुत बड़ी भूमिका थी माहम अनगा की। माहम अनगा कौन थी? ये अकबर की धाय माँ थी। अकबर की धाय माँ, अकबर की माँ तो थी हमीदा बानो बेगम, लेकिन अकबर की जो दूध माँ थी, अकबर का पालन पोषण करने वाली, अकबर को दूध पिलाने वाली, ये थी धाय माँ। माँ उसकी हमीदा बानो बेगम और धाय माँ माहम अनगा। तो चूंकि अकबर का पालन पोषण माहम अनगा ने किया था, अकबर को दूध पिलाया था, इस वजह से अकबर माहम अनगा का बड़ा सम्मान करता था। और हरम की जो महिलाएं थी उसमें माहम अनगा का बड़ा प्रमुख रोल था, बहुत प्रमुख भूमिका में थी। माहम अनगा के साथ साथ उसका पुत्र जो अकबर का दूध भाई था, आदम खां। आदम खां माहम अनगा का पुत्र था, इसलिए वो अपने पद का, पोजीशन का गलत फायदा उठाने की कोशिश में हमेशा रहता था। तो आदम खां बहुत उच्छृंखल भी था, लेकिन अकबर उसको प्रायः नज़रअंदाज किया करता था क्योंकि वो धाय माँ का पुत्र था। माहम अनगा की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था जीजी अनगा, और इसका विवाह अतका खां से हुआ था। अतगा खां इसके साथ हुआ था। अतगा खां उसकी उपाधि थी, उसका नाम था शमसुद्दीन। ओके,
तो शमसुद्दीन, ये शमसुद्दीन वो व्यक्ति था जिसने कन्नौज के समय 1540 के युद्ध में जब हुमायूं की पराजय हुई और हुमायूं भागने लगा तो नदी में डूबने से हुमायूं को बचाया था। तो शमसुद्दीन की सेवाओं की वजह से उसको अदगा खां की उपाधि दी गई थी, दरबार में प्रधान पद दिया गया था। महामंगा, हमीदा बानो बेगम, आदम खां, अदगा खां और इसके साथ साथ पीर मोहम्मद जो अकबर का शिक्षक था, ये ऐसे लोग थे जो बैरम खां के विरुद्ध अकबर की कान भर रहे थे। एक प्रकार से कहा जाए तो जो हरम का गुट था, जो बैरम खां को हटाना चाहता था, बैरम खां की शक्तियों को कम करना चाहता था, वो ये लोग थे। ओके, इनका उद्देश्य था कि बैरम खां की शक्तियों को खत्म करके सम्राट, चूंकि अभी भी अलवयस्क है और प्रशासन की शक्तियां अपने हाथों में ली जाए, तो ये वर्चस्व की लड़ाई थी। बैरम खां की शक्ति को कम करके महामंगा जो इस ग्रुप की हेड थी, वो चाहती थी कि अपने पद का लाभ लेते हुए प्रशासनिक कार्यों में वो अकबर की मदद करें। अकबर की पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में काम कर रही थी और अपनी शक्ति का भरपूर लाभ लेना चाहती थी, और कहीं ना कहीं वो इस काम में सफल भी रही। उन्होंने बैरम खां के विरुद्ध युवा अकबर के कान भरना चालू किया और धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी हुई कि बैरम खां और अकबर की बीच दूरियां बढ़ गई। अकबर ने बैरम खां को आदेश दिया कि वो मक्का की यात्रा पर चला जाए। यात्रा पर जाने का मतलब था एक प्रकार से देश निकाला। तो वो बैरम खां जिसने कि मुगलिया सल्तनत के लिए अपना सब कुछ दिया था, पूरी वफादारी के साथ उसने अपने काम को अंजाम दिया था, उसको बड़ा धक्का सा लगा। वो यद्यप मक्का जाने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन उसके विरोधियों के द्वारा उसका पीछा भी किया गया और स्थिति एक ऐसी आई कि जब बैरम खां ने विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर को स्वयं जाना पड़ा। तिलवाड़ा का युद्ध हुआ और तिलवाड़ा के युद्ध में बैरम खां पराजित हो गया। जब बैरम खां पराजित हो गया तो चूंकि बैरम खां अकबर का संरक्षक रह चुका था, अकबर ने उसके सामने 3 विकल्प रखे। पहला विकल्प था कालपी और चंदेरी की सूबेदारी, दूसरा था सम्राट अकबर के सलाहकार के रूप में काम करे, और तीसरा विकल्प था मक्का की यात्रा पर चला जाए। बैरम खां ने इन तीनों विकल्पों में से मक्का की यात्रा पर जाना ही उचित समझा और मक्का की यात्रा पर अपने परिवार के साथ चल भी पड़ा। लेकिन रास्ते में गुजरात में अनिलवाड़ में स्थान है पाटन जिले के अनिलवाड़ में उसकी हत्या मुबारक खां लोहानी द्वारा कर दी गई। मुबारक खां लोहानी और उसके साथियों ने 31 जनवरी 1561 1561 सीई में पाटन में, वहाँ एक तीर्थ स्थान है सहस्रलिंग तीर्थम, उस स्थान पर बैरम खां की हत्या कर दी। और हत्या क्यों की थी? मुबारक खां लोहानी का जो पिता था वो मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैरम खां के हाथों मारा गया था। तो मुबारक खां लोहानी बैरम खां से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था और इसलिए मुबारक खां लोहानी ने बैरम खां का पीछा किया और मौका पाते ही पाटन में उसकी हत्या कर दी गई। जब बैरम खां की हत्या का समाचार मिला अकबर को, तो अकबर ने बैरम खां के परिवार, उनका बेटा जो अब्दुल रहीम, जिसको अब्दुल रहीम खान खाना की उपाधि दी गई, 5 वर्ष का था, उसकी पत्नी सलीमा सुल्तान जो अकबर की चचेरी बहन भी थी, उसको आगरा बुला लिया। वो दोनों आगरा आ गए और उनको राजमहल में ही रखा। बैरम खां के बहुत से एहसानात थे अकबर के ऊपर। अकबर ने अब्दुल रहीम की शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रबंध किया और बाद में उसको दरबार में मुख्य मनसबदार के रूप में भी नियुक्त किया। सलीमा सुल्तान को हरम में रखा गया और अकबर ने बाद में उससे विवाह भी कर लिया।
तो अकबर की मुख्य पत्नी के रूप में भी सलीमा सुल्तान रही। इस प्रकार से अकबर ने बैरम खां के परिवार को संरक्षण दे दिया। 1560 से लेकर के जब से उसको दरबार से निष्कासित किया गया था, 1560 से लेकर के 1562 ईस्वी का जो समय है, अब ये वो समय था जब अकबर की संरक्षक, अकबर की पॉलिटिकल एडवाइजर कौन बन गई? महामनगा। बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला। यहां तक कि दरबार में भी सम्राट अकबर के सिंहासन के नीचे इसकी दूसरी चेयर हुआ करती थी। महामनगा दरबार में भी बैठती थी और प्रशासनिक कार्यों में पूरा दखलंदाजी, पूरा हस्तक्षेप उनका था। बहुत से प्रशासनिक निर्णयों को महामनगा, उनका बेटा आदम खां प्रभावित कर रहा था। पीर मोहम्मद की भी भूमिका थी, जो उसका शिक्षक था। 6 महीने के अंदर 1560 से 62 का जो समय है, इस कालखंड में 6 महीने के अंदर 4 वजीर बदलने पड़े अकबर को। क्यों? क्योंकि बार बार आदम खां और महामनगा के द्वारा ऐसे वजीरों को बदलने के लिए दबाव डाला जाता रहा। अकबर भी मात्र 17 वर्ष का नवयुवक था। वो कहीं ना कहीं हरम के प्रभाव में काम कर रहा था। इसीलिए इतिहासकारों ने इस कालखंड के इतिहास को पेटिकोट गवर्नमेंट के नाम से जाना है। उन्होंने इस शासन व्यवस्था को पेटिकोट गवर्नमेंट कहा या पर्दा शासन कहा। इसके पीछे कारण यही था कि सारे निर्णय महामनगा और उनकी जो एक कॉकस था, जो अतगा खां, आदम खां, पीर मोहम्मद, हमीदा बानो बेगम, इन सब के द्वारा लिए जाते थे। अकबर स्वयं स्वच्छंद निर्णय नहीं ले पा रहा था। वो कहीं ना कहीं हरम के प्रभाव में था, महिलाओं के प्रभाव में था। इतिहासकार और दार्शनिक अब्दुल कादिर बदावी ने एक हदीस का उल्लेख करते हुए कहा है कि अगर राज्य में लड़कों की, महिलाओं की और जो हिजड़े हैं, ख्वाजासर हैं, इनका दखल बढ़ जाए तो राज्य का विनाश निश्चित है। तो निसंदेह वो महामनगा और जो उनकी परिषद थी उसकी तरफ संकेत था, क्योंकि महामनगा का जो एक बहुत विश्वस्त नौकर था, वो एक ख्वाजासर था या हिजड़ा था, जिसका नाम था एतिमाद खां। एतिमाद खां। तो वही हुआ, जो महामनगा का ग्रुप था धीरे धीरे अलोकप्रिय होने लगा। लोग इसके विरुद्ध होने लगे और एक समय ऐसा आया कि अकबर भी इससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। अकबर ने देखा कि अब समय आ गया है कि प्रशासनिक निर्णय वो स्वयं अपने हाथों में ले। अकबर ने पीर मोहम्मद, जो उसके शिक्षक थे, उसको मालवा का सूबेदार बना करके मालवा भेज दिया। तो पीर मोहम्मद को दरबार से हटा दिया गया, मालवा भेज दिया गया। आदम खां की जो उच्छृंखलता थी बढ़ती जा रही थी। आदम खां चूंकि धायमा का पुत्र था तो अपने अधिकारों का बेजा फायदा उठा रहा था। आदम खां और अकबर के बीच मालवा से हुई लूट के मामले को लेकर भी आपस में थोड़ा अनबन थी और इसी बीच अतगा खां के साथ भी उसके संबंध बिगड़ गए। यद्यपि अतगा खां आदम खां का बहनोई था। आदम खां गुस्से में आकर के अपने साथियों सहित उसने अतगा खां की हत्या कर दी और नंगी तलवार लेकर के अकबर के सैन्य कक्ष की तरफ भी बढ़ा, लेकिन उसको सिपाहियों ने पकड़ लिया। जब अकबर ने देखा कि आदम खां इतना उच्छृंखल हो गया है तो अकबर ने उसको मृत्युदंड का आदेश दे दिया। आदम खां के हाथ पैर बांध करके किले की दीवार से फेंक दिया गया। एक बार में वो मरा भी नहीं, उसको 2 बार फेंका गया और जब वो मर गया तब जाकर के उसे छोड़ा गया। आदम खां की मृत्यु हो गई, अतगा खां की हत्या हो चुकी थी। महामनगा को एक बड़ा सेटबैक, बड़ा गहरा सदमा लगा। ऐसी महिला जो कभी इतनी इन्फ्लुएंशियल हो कि सारे निर्णय उसके द्वारा लिए जाते हों, उसका दामाद चला गया, उसका बेटा मारा गया। इस दुख से वो इतनी दुखी हुई कि कहते हैं कि 40 दिन के अंदर वो स्वयं मर गई। तो महामनगा का भी सफाया हो गया। तो इस प्रकार महामनगा, आदम खां, अतगा खां, तीनों जो मुगल प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित कर रहे थे, अकबर को कहीं ना कहीं प्रभावित करते थे, वो समाप्त हो गए। पीर मोहम्मद मालवा चला गया। मालवा का जो सूबेदार बनाया गया था इसे, लेकिन मालवा में राजा बाज बहादुर के द्वारा पीर मोहम्मद के साथ एक भयानक लड़ाई हुई, जिसमें पीर मोहम्मद अपनी जान बचाने के लिए घोड़े सहित नर्मदा नदी में कूद गया। घोड़े से वो नदी में गिर गया और डूब करके उसकी भी मृत्यु हो गई।
तो इस प्रकार से पेटीकोट गवर्नमेंट को चलाने वाले जितने भी लोग थे वो सब एक एक करके 1562 ईस्वी तक समाप्त हो गए। और अब 1562 के बाद युवा अकबर अपने निर्णयों को लेने में सक्षम था। 1562 के बाद 1562 से लेकर के 1605 तक का जो शासन है, अगर कहा जाए तो सही अर्थों में अकबर के निर्णयों का शासन था, अकबर का प्रशासनिक शासन था। उससे पहले शुरू में वो बैरम खां और बाद में इन महिलाओं के प्रभाव में उसने प्रशासनिक निर्णय लिए और इसीलिए इतिहासकारों ने 1560 से लेकर 1562 के समय को पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से जाना है। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, चैनल को लाइक था, सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स।